एक जिस मुल्क में 40% महंगाई हो तो वो उसके ऊपर क्या हो रहा है। इंडिया में 36 रुपए का आटे किलो का आटा है, आपका 140 रुपए का आटा है। क्या आप किस दुनिया में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मगर हमें कोई एहसास ही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि इस वक्त 35% महंगाई है जो एक्सेप्टेड है, और 35 को आगे 40 पे जाना है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 40 पे नहीं जाएगी, और कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि 40% महंगाई के साथ गरीब आदमी का क्या बनेगा। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब लगभग तबाही के कगार पे आ चुकी है। क्योंकि आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट सीधा मान रहा है कि भारत के साथ कंपेरिजन करके कि भारत में आज भी 36 रुपीज पर किलो आटा मिल जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये हालात 150 के पार पहुंच चुके हैं। तो कैसे पाकिस्तान की आवाम आज तिल के मरने को मजबूर हो चुकी है, और कैसे पाकिस्तान में IMF जैसे संस्थान ने अभी तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और साथ में पाकिस्तान की जो नकारा हुकूमत है वो भी कहीं ना कहीं नकारा सी साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इकोनॉमी संभालने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि पाकिस्तान के आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके और इकोनॉमी को कुछ बूस्टर डोज लग सके। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसी ने ये नहीं कहा कि इस वक्त 35% महंगाई है जो एक्सेप्टेड है, और 35 को आगे 40 पे जाना है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 40 पे नहीं जाएगी, और कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि 40% महंगाई के साथ गरीब आदमी का क्या बनेगा। ये मैंने कल भी ट्वीट किया था। और ये भी एक बेहिसी की पोजीशन है कौम की कि ठीक है, आपने स्वीडन के वाकये के ऊपर बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप रेजिस्ट करें, मगर कोई भी आदमी जहां पे 40% महंगाई पर एनम चल रही हो, जहां पे रोजगार कम हो रहे हो, उस कौम में मैं कहता हूं इतनी शराफत कह लें इसको, जो कुछ भी कह लें, मैं तो कहीं दुनिया में नहीं देखी कि जो 40% महंगाई के साथ बर्दाश्त कर रही है और वो कोई बात नहीं कर रही। मुझे तो कोई पाकिस्तान में मुजाहिरा नजर नहीं आ रहा, कोई गैर सियासी मुजाहिरा, कोई गुफ्तगू, कोई सियासी बहस, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कि आटे का क्या किलो है। या ये जो कौम की बेहिसी है, ये इस कौम को मरवा रही है। और मगर ये अब देखना ये होगा कि इसके नताइज किस शक्ल में आते हैं। जो आम आदमी के हालात हैं वो इतने खराब हैं कि ये महंगाई जो है, कुछ भी हो जाए, इलेक्शन या नो इलेक्शन, ये 40-50% से कम नहीं होगी। क्योंकि आज जो रेट इन्होंने 17% कर दिया है, आप ये कह रहे हैं कि 17% तो आप एक्सेप्ट ही कर रहे हैं ना, 17% की तो आपने एक्सेप्ट ही कर ली। कैसे चल सकता है, गरीब आदमी का कैसे पेट भरेगा। मैंने इसीलिए कल अपने ट्वीट में भी कहा कि राशन कार्ड लगाओ, खुदा का वास्ता है रोटी दे दो। ये सैलानी से मसला हल नहीं होगा, मगर कौम भी बेस है और सियासतदान भी बेस है। मैं तो समझने से कासिर हूँ बुनियादी तौर पर। स्पोरेडिक तो हो रही हैं, लोगों के एहतजाज भी सामने आ रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों पे काम। सर मुझे बताए ना, कराची में वो हस्बी दहीम साहब मेयर के पीछे लगे हुए हैं, वो एक आदमी कहीं खड़ा हुआ है इधर उधर। मगर कोई एक जिस मुल्क में 40% महंगाई हो तो वो उसके ऊपर क्या हो रहा है। इंडिया में 36 रुपए का किलो का आटा है, आपका 140 रुपए का आटा है। क्या आप किस दुनिया में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मगर हमें कोई एहसास ही नहीं है। और हमारा कोई बंदा, मुझे लाहौर में, कराची में कोई मुझे बता। शबर साहब गुजारिश, ये आप ठीक फरमा रहे हैं, आवाम बेचारी क्या करे, वो तो एहतजाज करती है, लेकिन ये तो हुक्मरानों ने पॉलिसी ऐसी बनानी है कि उसके समरात बेहतरी की सूरत में आवाम को हुक्मरान पहुंचाए। ये क्या सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए आए हैं? नहीं, हमें देखिए आरिफ हमीद भट्टी साहब, हुक्मरान चीनी की प्राइस बढ़ी थी अयूब खान के जमाने में, और पूरी कौम हिल गई थी सिर्फ 1-2 रुपए। ये जो आपने कौम को मुख्तलिफ टीके लगा दिए हैं और मईशत से दूर कर दिया है, ये आप लोग इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पूरा मीडिया भी है डायरेक्टली, और ये पूरा एक माहौल ऐसा बन गया है जिसमें ये महंगाई भी एक डिस्कशन रह गई है। अब ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरी आपकी डिस्कशन है टीवी के ऊपर, मगर इसके ऊपर कोई सड़क पे बुलाया कोई नहीं हो रहा। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि जी महंगाई के बारे में कल इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बिल्कुल जरूर दें, मगर इमरान खान साहब या बिलाल भुट्टो साहब ये कोई किसी ने एहतजाज की कॉल दी कि जी महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी जाएगी, ये नहीं हो रही ना। मैं ये कह रहा हूँ मोहसिन नकवी के ऊपर हो रही है, फिर है ना, बिल्कुल सही होनी चाहिए। बट सवाल ये कि क्या महंगाई पे कोई एहतजाज की कॉल है?
क्यों नहीं है? सवाल ये है मेरा। महंगाई फिर शायद जाहिर है इनका तबकाती मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि जनरेटर चल रहे हैं और ऊपर जिंदगी जो एलीट की है वो तो चल रही है, लेकिन कैसा मैं कह रहा हूँ शब्बर दादी सबकी बड़ी माकूल बात है, लेकिन अगर ये जिस दिन आवाम फट गई और महंगाई की वजह से वो सड़कों पे आ गए लीडर लेस को, तो ये बड़े बड़े हुक्मरानों को महलात इनके महफूज नहीं रहेंगे। शब्बर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हम बेहिस होकर सोए हुए। शब्बर साहब राइट सर जी, लास्ट कमेंट शब्बर साहब। देखिए मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि महलात नहीं बाकी रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो वक्त आए, और पाकिस्तान में वो वक्त कभी नहीं आया, मगर जिस तरह से ये चीज आगे बढ़ रही है वो वक्त आ सकता है, और इससे डरना चाहिए हुक्मरानों को। और मैं ये बता दूं आपको, ये वक्त उस वक्त आएगा जिस दिन पेट्रोल अनबियरेबल होगा, कि स्टार्टिंग पॉइंट पेट्रोल से होता है। जिस दिन पेट्रोल, एक टाइम आएगा जब पेट्रोल की कीमत ऐसी जगह पे चली जाएगी जो अनबियरेबल है, और मुझे वो ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है, वो चीज मुझे ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है, मगर ये जो है इनकी आंखें बंद हैं, और ये फिर मैं बता रहा हूं, फिर ये बात सबके हाथों से निकल जाएगी। और मैं कहना नहीं चाहता फिर हम माने या नहीं माने, फिर हमारा एंड माशाल्लाह होगा। इसमें हमें लेट अप मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा हुजूर? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत अरसे से प्रिडिक्ट भी कर रहा था और आप लोगों को बता भी रहा था। बात यह है कि जिस तरह से ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट को, ये बैलेंस नहीं हो सकता। इनको ये कबूल कर लेना चाहिए कि ये बैलेंस आउट हो गया है। जब एक दफ़ा ये बैलेंस आउट हो जाएगा तो फिर हम इसको सही तरह सेटल करेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारी जो इंपोर्ट है उसको हम उसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हम इंपोर्ट को रोक रहे हैं और उतना इंपोर्ट कर रहे हैं जितनी हमारी एक्सपोर्ट या रेमिटेंस है। ये बात दुरुस्त है, गलत नहीं है। मगर अब आप जब इंपोर्ट रोक रहे हैं तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म नहीं, मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि क्या चीज मंगानी है और क्या चीज नहीं मंगानी। आपने गाड़ियां मंगा ली हैं और रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, आपने तेल और फर्नेस ऑयल नहीं मंगाया और बेकार की चीजें आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी प्लान या जो कुछ भी प्लान देने के बाद अपनी इंपोर्ट को कंट्रोलिज्म मैनेजम में लाना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं करना चाहते, इस कंट्रोल मैनेजम में इसलिए नहीं लाना चाहते कि ये एक इनकी बेइज्जती है या एक पाकिस्तान का टेक्निकली डिफॉल्ट है कि पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट को बैलेंस नहीं कर सका और उसने अपनी इंपोर्ट पे बैन लगा दी है। अब सवाल सिर्फ कौम के लिए ये है कि वो इस मुसीबत पे गिरफ्तार रहे या अपनी अना को कायम रखे कि नहीं जी हमारा तो कोई मसला नहीं है, हम चला लेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई अच्छा साहब मैं रहनुमाई चाहूंगा। आपने गालबन काफी 4-5-6 महीने पहले कहा था ये जिस तरीके से जा रहे हैं इकॉनमी ठीक नहीं होगी, और ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं और किस तरह कितनी देर इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और असल हल की तरफ नहीं आएंगे? इधर हुकूमत बनाना और गिराने में सारा फोकस किया जा रहा है और इकॉनमी जहां पहुंच गई आप खुद उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। देखिए आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेहरबानी आपके सवाल का। देखिए, मुझे ये जो सबसे बड़ी परेशानी नजर आ रही है, मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया है कि मुझे ये गवर्नमेंट की बेहिसी समझ नहीं आ रही कि इनको ये देखिए, ये भी आखिर इकोनॉमिक्स जानते हैं, इन्हें चीज़ों का अंदाज़ा है, ये बैठे हुए हैं अंदर। तो ये जो बेहिसी है ये इनकी इरादी तौर पर है या गैर इरादी तौर पर है या ये बिल्कुल हाथ पैर छोड़ चुके हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये सियासत में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इन्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि मईशत कितनी तेजी से नीचे जा रही है और किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है जो फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। और मैं इस मामले में साद रफीक साहब के बयान को बहुत अहमियत देता हूं। उन्होंने कल कुछ 3-4 दिन पहले मैंने बयान पढ़ा था, मेरा ख्याल में वो सही है या गलत है। उन्होंने कहा था कि सब मिलके बैठ जाएं, नहीं तो सबका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो राय आपकी तरफ से भी आई, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब की तरफ से आई, जो बेहिसी की बात की आपने, कोई इसमें इज देयर अ मेथड इन दिस मैडनेस? इस तरफ भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहां चलती रहती हैं कि डू यू थिंक कि कोई बड़ा मकसद, क्या कहानी हो सकती है? देखिए, 2 कहानी इसमें हो सकती है। एक कहानी ये हो सकती है
कि इनको एक कुछ कमिटमेंट मिली हो फ्रॉम द यूएस कि हम आपको कहीं पे जाकर सैल्वेज करेंगे, और उस सैल्वेज करने का कोई रास्ता यूएस गवर्नमेंट निकाल सकती है। और उसको अगर आप रिलेट करें उस बात से जो कोई 5-6 दिन पहले एक हेडिंग लगी थी बिजनेस रिकॉर्डर में कि अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और वो सैल्वेज देना चाहते हैं पीडीएम गवर्नमेंट को। देखा होगा आपने शायद, आप जी। अच्छा, उससे पहले एक दिन पहले मैंने एक बयान दिया था ARY पर। उसमें मैंने ये कहा था कि अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंडिकेशन दे रही है हमें कि आप हमें हमारे साथ कंफर्टेबल बैठें तो हम आपको सैल्वेज देंगे। अब सैल्वेज देने का जो जिसे कहते हैं ना, वो मैं कहना नहीं चाहता कि फिर हम क्या देंगे और क्या लेंगे, ये बात होगी, ये मैं आपसे इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाहता। बेसिकली वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे शक है कि शायद हम उसके इंतजार में तो नहीं है, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है बेसिकली इस वक्त कि कोई पैकेज आपको यूएस से मिले जो कि लोन में नहीं होगा बल्कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा, और वो कुछ शराइत के साथ आएगा। वो शराइत हमें मंजूर होंगी या नहीं मंजूर होंगी, एज ए कौम हमें मंजूर होंगी या नहीं होंगी, उन शराइत का बुनियाद जो होगी कौमी पैमाने पर वो क्या होगी, अच्छा शमर साहब, जरा इधर भी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने कहा अगर एलसी नहीं खोलती, हमारा पेट्रोल बाइट से नहीं आता, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 2 महीने का पेट्रोल रह गया, उसके बाद मेडिसिन